नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सतीश एकेडमी ऑनलाइन पर। फ्रेंड्स, मैथ में हम पढ़ रहे हैं संख्या पद्धति अर्थात नंबर सिस्टम। और इस नंबर सिस्टम में मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक और नए कॉन्सेप्ट के साथ। जैसा कि आप स्क्रीन के पीछे कुछ प्रश्नों को देख रहे होंगे, और वो प्रश्न है जब रूट के अंदर संख्याएं दी जाए और हमसे कहा जाए कि दी गई संख्याओं का मान बताइए। तो फ्रेंड्स, इन प्रश्नों को अक्सर हम देखकर छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें इतना डर लग जाता है इनको देखकर कि रूट के अंदर रूट, उसके बाद इन्फिनिटी तक, अनंत तक जाएगा, तो कैसे होगा। तो इन प्रश्नों को हम देखकर ही छोड़ देते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आज मैं आपसे ये प्रॉमिस करता हूं कि आज के बाद जिन प्रश्नों को आप देखकर छोड़ देते थे, आज के बाद आप उन प्रश्नों का उत्तर देखते ही लगाओगे। जैसे कि मैंने थंबनेल में भी वादा किया है, दावा किया है कि आप सिर्फ 5 सेकंड में इन प्रश्नों का उत्तर दोगे। तो फ्रेंड्स, यकीन मानिए, मैंने 5 सेकंड बहुत ज्यादा बोला है। आप 2 से 3 सेकंड के अंदर ही इन प्रश्नों का उत्तर कर पाओगे। कैसे कर पाओगे, चलिए हम शुरुआत करते हैं अपनी आज की क्लास की पहले प्रश्न के साथ। और फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले मैंने आपके आगे ये कुछ 4 प्रश्न रखे हैं, और जैसे मैंने आपसे दावा किया है कि 5 सेकंड के अंदर आप इन प्रश्नों का जवाब दोगे, तो उसी दावे को पूरा करने के लिए अगर कोई मुझसे इन चारों प्रश्नों का आंसर पूछे, तो देखो, आप टाइमर लगा सकते हैं। मैं विद इन 10 सेकंड इन चारों प्रश्नों का आंसर कर सकता हूं। चलिए शुरुआत करते हैं। देखो, पहले प्रश्न का आंसर हमारे पास 7 होगा। दूसरे प्रश्न का आंसर हमारे पास होगा 5 की पावर 15/16। और तीसरे प्रश्न का आंसर हमारे पास होगा 9। और जो चौथा प्रश्न है उसका आंसर हमारे पास होगा 5। बताइए फ्रेंड्स, कितना टाइम लगा मुझे इनका आंसर करने में, और देखने में कितने डरावने सवाल लग रहे हैं। पहला सवाल 7 अंडर रूट के अंदर, फिर अंडर रूट 7, रूट 7, रूट 7, रूट 7, अनंत तक ये गया है, और हमसे पूछा है बताइए इसका मान कितना होगा। मैंने तुरंत देखते ही कह दिया 7 होगा। ऐसे ही दूसरा सवाल रूट 5, रूट 5, रूट 5, रूट 5 का मान बताओ। मैंने तुरंत देखते बता दिया कि इसका मान होगा 5 की पावर 15/16। उसी प्रकार तीसरे क्वेश्चन में मुझसे कहा गया अंडर रूट 72 प्लस रूट 72 प्लस रूट 72 प्लस अनंत तक ये गया, डॉट 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 अनंत, इन्फिनिटिव। इसका मान कितना होगा। मैंने तुरंत देखते ही बता दिया 9 होगा। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4, रूट 30 माइनस रूट 30 माइनस रूट 30 माइनस रूट 30 माइनस रूट 30, और ये गया अनंत तक, और मुझसे पूछा गया कि इसका मान कितना होगा। मैंने देखते ही कह दिया 5 होगा। फ्रेंड्स, आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि मैंने इन प्रश्नों का उत्तर रट रखा होगा, लेकिन नहीं फ्रेंड्स, मैथ को कभी रटा नहीं जाता है, समझा जाता है। तो चलिए, मैं आपकी यही समझ आज बढ़ाना चाहता हूं, और जैसे मैंने इनका देखते ही आज प्रश्नों का आंसर दिया है, आज के बाद आप भी इन प्रश्नों का देखते ही आंसर कर पाओगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। और और पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। प्रश्न नंबर 1 आपसे पूछा गया है कि रूट 6 प्लस रूट 6 प्लस रूट 6 प्लस अनंत तक ये गया, डॉट 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 का मतलब होता है अनंत तक, इन्फिनिटी तक। तो हमसे पूछा गया है कि इसका मान बताइए कितना होगा। तो फ्रेंड्स, आंसर होगा 3। क्यों होगा ये समझते हैं। देखिए, जब हमें ऐसा कोई सवाल दिया हो अंडर रूट के अंदर और वो अनंत तक जाए, और चिन्ह भी इसमें प्लस का हो, हमें ये चिन्ह पर ध्यान देना है। हमारे पास अगर चिन्ह प्लस का है और एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रही है, जैसे कि यहाँ पर 6 रूट 6 बार बार रिपीट हो रहा है और चिन्ह प्लस का है, तो ये जो संख्या हमारे पास है रूट 6, हम इसके ऐसे गुणनखंड करते हैं जिनका अंतर 2 हो। जैसे कि 6 का गुणनखंड कितना होगा, 2 गुणा 3 होगा, और इनका अंतर जब हम 2 गुणा 3 का अंतर करेंगे दोनों संख्याओं का, तो 1 होगा। तो अगर अब यहां से ध्यान से सुनना फ्रेंड्स, अगर हमारे पास ये चिन्ह प्लस का है, तो ये जो हमने गुणनखंड करे हैं जिनका अंतर 1 है, तो उनमें जो बड़ी संख्या है वही उत्तर होगा। तो यहाँ पर बड़ी संख्या क्या है, 3 है। इसलिए मैंने तुरंत कह दिया कि इस प्रश्न का सवाल जो जवाब होगा वो 3 होगा। अगर यही सवाल में प्लस की जगह माइनस चिन्ह होता, तो जो छोटी संख्या है, जैसे यहाँ पर 2 है, तो 2 आंसर होता। तो फ्रेंड्स, ये हमारी ट्रिक, आप इसको नोट कर सकते हैं चाहे तो। ट्रिक ये है कि जब हमारे पास एक ही संख्या प्लस में रूट के अंदर बार बार दी गई हो, अनंत तक दी गई हो, यहाँ पर इन्फिनिटिव का चिन्ह हो सकता है, या ऐसे डॉट 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 भी लगा हो सकता है। इसका मतलब हुआ कि ये संख्या अनंत तक है। अनंत का मतलब है कि हमें नहीं पता ये संख्या कितनी बार आगे तक लिखी हुई है। बस रूट 6 प्लस रूट 6 प्लस रूट 6 प्लस रूट 6 प्लस रूट 6 यही चलता रहेगा। तो जब भी हमारे पास ऐसा कोई सवाल हो, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास संख्या है, ट्रिक में आप लिख सकते हैं कि दी गई संख्या का
मैं बोल रहा हूं, आप लिख सकते हैं, दी गई संख्या का ऐसा गुणनखंड करते हैं जिनका अंतर 1 हो, और यदि प्लस का चिन्ह हो तो गुणनखंड करने के बाद जो संख्या बड़ी होगी वही हमारा उत्तर होगा। जैसे कि हमने देखा प्रश्न नंबर 1 में, यहां पर हमने 6 के गुणनखंड करे तो 6 के गुणनखंड आ गए 2 गुणा 3, और दोनों का जब हमने इनका अंतर देखा, देखो 2 और 3 का अंतर 1 ही तो होगा। शर्त यह है कि अंतर 1 होना चाहिए। तो बस अब इनमें जो हमारे पास बड़ी संख्या है, जैसे 2 गुणा 3 में बड़ी संख्या कौन सी है? 3 है। तो हमारा जो उत्तर होगा इस प्रश्न का वो 3 होगा। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो आप अगले प्रश्न में समझ जाओगे। चलिए आगे चलते हैं। देखो, आप इनको पॉइंट्स में लिख सकते हैं। ट्रिक क्या है? दी गई संख्या होगा, हमें क्या करना है? गुणनखंड करना है। और ये एक बात। दूसरी बात, गुणनखंड का जो अंतर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अंतर कितना हो? 1। और तीसरी बात, अगर चिन्ह प्लस का है, मैंने यहाँ पर प्लस माइनस लिख दिया, चलो अगर चिन्ह प्लस का है मैं आपको समझाने के लिए लिख देता हूं। अगर हमारे पास चिन्ह प्लस का है तो बड़ी संख्या उत्तर होगी, बड़ी संख्या उत्तर होगी। और अगर चिन्ह माइनस का है तो जो हमने गुणनखंड करे हैं तो छोटी संख्या उत्तर होगी। बस फ्रेंड्स, इन 3-4 चीजों का हमें ध्यान रखना है और हम आसानी से हमारे प्रश्न तक पहुंच जाएंगे। रही बात गुणनखंड करने की, तो जैसे हमने कल लय से लिया था, तो लय से कैसे लेते हैं? 3 का, इसका 6 का, तो 2 से काटेंगे, 2 तिया होते हैं 6, 3 से काट दिया, 1 आ गया। तो हमारे पास क्या बचा? 2 गुणा 3। लेकिन ध्यान रखना है, हमें जो गुणनखंड लेना है वो ऐसा लेना है, अंतर 1 होना चाहिए। बस इतना ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2। देखो सेम सवाल, √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस √12, पता नहीं कहां तक। इसको मैं अगर अनंत भी लिख दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और हमसे इसका पूछा है मान बताओ कितना होगा। तो देखो प्लस का चिन्ह है और एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रही है, जैसे कि √12 √12 √12। तो हमने क्या करना है? हमने ये करना है कि जो 12 है, इस 12 के हम ऐसे गुणनखंड करेंगे कि उनका अंतर 1 हो। तो बताओ 3 चौक 12 मैं कह सकता हूं कि नहीं? देखो 3 गुणा 4 करेंगे तो 12 आएगा। बस अब देखो 4 और 3 का अंतर करूंगा तो 1 आएगा। हमारी सारी कंडीशन फुलफिल हुई। तो अब हमें देखना है चिन्ह प्लस का है, तो इसलिए जो हमारा जो आंसर होगा वो जो बड़ी संख्या है वो होगा। तो बड़ी संख्या कौन सी है? बड़ी संख्या है हमारे पास 4। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 4। बताइए, क्या आपको ये सवाल मुश्किल लगा? ये मुझे समझाने में टाइम लग रहा है, वरना जैसे कि मैंने आपको बोला कि विद इन 5 सेकेंड आप इन प्रश्नों का आंसर कर पाओगे फ्रेंड्स। यकीन नहीं होता? 5 सेकेंड मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, 2 सेकेंड भी मैंने ज्यादा ही बोला। मैं ये कह सकता हूं कि देखते ही आप आंसर कर पाओगे। जैसे कि ये वाला सवाल है, √20 प्लस √20 प्लस √20 प्लस √20, मेरे दिमाग में तुरंत आंसर आ गया 5। क्यों? कैसे? वो ऐसे, क्योंकि जब हम 20 के टुकड़े करेंगे अर्थात गुणनखंड करेंगे तो 4 गुणा 5 होगा कि नहीं होगा? दोनों का मैं अंतर करूंगा तो 1 होगा कि नहीं होगा? तो इनमें जो बड़ी संख्या है 5, वही उत्तर होगा। बताइए ये सवाल किसको नहीं समझ में आया? और फ्रेंड्स, अगर इसको आप वैसे करोगे कैलकुलेशन के हिसाब से तो आपको घंटों भी लग सकते हैं। और घंटों की छोड़ो, ये तो हमें अनंत तक दिया है, इसका हमें पता ही नहीं कहां तक जाए। इस डॉट 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 का मतलब होता है कि अनंत एकदम। तो जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिले तो हमें जो हमारा कॉन्सेप्ट है बस वो याद करना है। और कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लिखवा देता हूं, हालांकि मैंने पीछे भी लिखवा दिया है, एक बार और रिपीट कर देता हूं। वो कॉन्सेप्ट ये है कि जो हमारी संख्या है उसके गुणनखंड करने हैं। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप पूरा डिटेल में लिखें। गुणनखंड करो दी गई संख्या का, और गुणनखंड ऐसा करो कि गुणनखंड का जो अंतर है वो कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अंतर कितना हो? 1 हो। और अगर हमारे पास संख्या जो हमारा रूट है, अगर वो चिन्ह उसमें प्लस का है, सभी में प्लस का चिन्ह होने पर हम क्या करेंगे? बड़ी संख्या लेंगे। और अगर हमारे पास चिन्ह माइनस का है तो क्या करेंगे? छोटी संख्या लेंगे। बस दैट्स इट। बड़ी संख्या हुई अर्थात चिन्ह प्लस का हुआ तो बड़ी संख्या लेंगे, और चिन्ह माइनस का हुआ तो छोटी संख्या लेंगे। अब ये छोटी बड़ी संख्या कहां से मिलेगी? जैसे हमने यहाँ पर गुणनखंड करे 20 के, और 20 का गुणनखंड करा, 4 गुणा 5 हुआ, और हमें बस ये चेक करना है दोनों का गुणनखंड का अंतर 1 है कि नहीं है। तो बताओ जब 5 में से 4 घटेगा 1 ही बचेगा। तो अब इनमें बड़ी संख्या कौन है? बड़ी संख्या 5 है और छोटी संख्या 4 है।
तो अब यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, तो इसलिए जो बड़ी संख्या होगी वो उत्तर होगा। लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पर माइनस का चिन्ह होता तो छोटी संख्या जो थी वही उत्तर है। चलिए, जैसे कि आगे आपको और भी एग्जाम्पल मिलेंगे, हम चलते अपने अगले प्रश्न पर। हमारे पास प्रश्न नंबर 4। देखो, इसमें माइनस का चिन्ह है, तो इसका आंसर 2। देखते ही मैं आंसर बता दूंगा तुरंत, क्योंकि मैंने ट्रिक सीख ली है। जो हमारे पास 6 है, जो रूट के अंदर, देखो सवाल क्या है, मैंने सवाल भी नहीं पढ़ा, बस मैंने तुरंत निगाह मारी कि सवाल में कहा गया है √6 माइनस √6 माइनस √6, और ये गया अनंत तक। तो मेरे दिमाग में तुरंत आया कि इस 6 के मैं जब गुणनखंड करूंगा तो 2 गुणा 3 होंगे, दोनों का अंतर 1 है, और चिन्ह मैंने देखा तुरंत माइनस का चिन्ह है, तो जो छोटी संख्या होगी वही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। बताइए फ्रेंड्स, ये बात किसको समझ में नहीं आई? बिल्कुल इसका वही कॉन्सेप्ट। हमें क्या करना है, अगर जो हमारी संख्या है अगर वो बार बार रिपीट होती है रूट के अंदर और अनंत तक जाती है, तो हम जो संख्या दी गई है उसके गुणनखंड करेंगे, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट, जो हम गुणनखंड करेंगे उनका अंतर 1 होना चाहिए। और तीसरी बात, अगर हमारे पास यहाँ पर चिन्ह प्लस का है, तो जो हमने गुणनखंड करे हैं उनमें जो बड़ी संख्या है वो उत्तर होगा। और चौथी बात, अगर हमारे पास यहाँ चिन्ह माइनस है, जैसे कि इस प्रश्न में है, तो जो छोटी संख्या है वो उत्तर होगा। तो यहाँ पर हमारे पास चिन्ह माइनस का है, इसलिए हमारा जो उत्तर होगा वो छोटी संख्या होगी, अर्थात 2। मुझे पूरा विश्वास है फ्रेंड्स, आप बहुत अच्छे से इस प्रश्न को समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो मैंने आपके लिए भरपूर एग्जाम्पल लिए हैं। चलिए आगे चलते हैं, जैसे कि ये सवाल आपके सामने है। √12 माइनस 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 √12। जब तक बोलते बोलते आदमी की जुबान ना रुक जाए, थक जाए, तब तक ये हमारा सवाल खत्म नहीं होगा। या मैं कह दूं कि जिंदगी खत्म हो जाएगी बचपन से लेके बुढ़ापे तक, आप बोलते चले जाइए √12 माइनस √12 माइनस √12, पर ये सवाल खत्म नहीं होगा, क्योंकि ये जाएगा अनंत तक। तो हम ऐसे सवालों को देखते ही छोड़ देते थे पेपर में, लेकिन अब हमें इसकी ट्रिक पता चली है। अब हम ऐसे सवालों का देखते ही उत्तर लगाएंगे, जैसे कि इस सवाल का उत्तर 3 हो जाएगा। कैसे हो गया? वो ऐसे हुआ साहब, ये जो 12 है इसका मैंने क्या किया, गुणनखंड किया। तो गुणनखंड क्या होगा, 3 गुणा 4 अर्थात 3 चौक 12 होते हैं, दोनों का अंतर 1 है। और यहाँ पर चिन्ह माइनस का है, बस इतना देखना है मुझे। अगर चिन्ह माइनस का है तो जो दोनों में छोटी संख्या है वो उत्तर होगा, और अगर चिन्ह प्लस का है तो जो दोनों में बड़ी संख्या है वही उत्तर होगा। बताइए फ्रेंड्स, किसको नहीं समझ में आई ये बात? बहुत ही आसान भाषा में मैंने आपको समझाया है, और ट्रिक मैं आपके सामने लेकर आया हूं। और ट्रिक को हम ये कह सकते हैं कि बहुत ही फास्टेस्ट तरीका हमारे पास इन प्रश्नों को करने का है। अगर आप इनको किसी मेथड से, किसी फॉर्मूले से करने जाओगे तो शायद आपको आधा घंटा भी लग सकता है, वो भी कम है, और वो भी फिर गारंटी नहीं कि आप सही उत्तर तक पहुंच जाओ। तो फ्रेंड्स, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 6। देखो, ये भी सेम सवाल। इस प्रश्न में हमसे कहा गया है कि √20 माइनस √20 माइनस √20 माइनस डॉट 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 डॉट, ये पूरा √20 चल रहा है, और कहां तक चल रहा है, अनंत तक चल रहा है। हमसे कहा है इस प्रश्न का जवाब दो, कितना होगा? तो मैंने तुरंत देखते ही कह दिया 4 होगा। क्यों होगा? वो इसलिए होगा क्योंकि हमारे पास जो संख्या है √20 √20 √20, वो सेम संख्या है, बार बार रिपीट हो रही है। तो हम इसका गुणनखंड करेंगे, और गुणनखंड ऐसे करेंगे जिनका अंतर 1 हो। तो बताओ 4 पंजे कितना होता है? 4 पंजे 20 होता है। तो अब हमने इनका गुणनखंड तो कर लिया है। अब ये बताओ, इनका जो अंतर है गुणनखंड का वो 1 है कि नहीं है? बस अंतर 1 होना चाहिए, हमारी कंडीशन ये है। अगर अंतर 1 नहीं होगा तो उसका क्या तरीका है, उसकी भी बात करेंगे। फिलहाल अभी हम इस सवाल पर फोकस करते हैं। अंतर 1 है, उसके बाद अगर चिन्ह प्लस का है तो बड़ी वाली जो संख्या है वो आंसर होगी, और अगर चिन्ह माइनस का है तो जो छोटी संख्या है वो उत्तर होगा। तो बताओ यहाँ पर चिन्ह कौन सा आपको नजर आ रहा है? चिन्ह माइनस का नजर आ रहा है। तो छोटी संख्या कौन सी है? यहाँ पर 4 है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स, बताइए ये बात किसको समझ में नहीं आई? ये हमारी ट्रिक थी नंबर सिस्टम की। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ये जो इस टाइप के सवाल हैं, लगभग 5 टाइप के हमारे पास ये प्रश्न बनते हैं, जिसमें से एक टाइप हमने ये कर लिया है, या इसको आप 2 कह लीजिए, 2 टाइप कर लिए हैं। पहला टाइप तो ये कि जब चिन्ह प्लस का हो, और दूसरा टाइप ये कि जब चिन्ह माइनस का हो।
ठीक है फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने तीसरे टाइप की ओर, अगले टाइप का सवाल। देखो ये टाइप क्या कहता है, जैसे हमने अभी क्या सीखा, सवाल सेम है वही, जैसे भी हम पीछे बात कर रहे थे। हमें सवाल दिया है कि √5 प्लस √5 प्लस √5 प्लस √5 प्लस √5 और ये अनंत तक गया और हमसे कहा इसका मान बताओ। तो हमने ये सीखा, ये जो हमें संख्या दी है √5, इसका हमें ऐसा गुणनखंड करना है जिसका अंतर एक हो। लेकिन आप बताइए क्या 5 का मैं गुणनखंड कर सकता हूँ जिनका अंतर 1 होगा? क्योंकि 5 अभाज्य संख्या है, इसको मैं सिर्फ 1 गुणा 5 ही लिख सकता हूँ, या 5 गुणा 1 लिख सकता हूँ, बात एक ही है। तो अब बताइए इस सवाल को मैं कैसे कर पाऊँ? क्योंकि हमने जो सीखा, हमारे जो स्टेप मैंने लिखे 4 स्टेप, उनमें ये लिखा कि हमें गुणनखंड करना है और गुणनखंड ऐसा करना है जिनका अंतर 1 हो। अंतर कितना हो? 1। तो यहाँ पर गुणनखंड तो हमने कर लिया, लेकिन हमारा जो अंतर है वो 1 नहीं है। हमारी ये वाली कंडीशन तो पूरी नहीं हो रही है। अब क्या करें? तो फ्रेंड्स इसका भी सिंपल सा सवाल जवाब वो ये है कि हमें यहाँ पर प्लस का चिन्ह देखना है, प्लस का है या माइनस का है, ये चिन्ह देखना है। अगर हमारे पास यहाँ पर चिन्ह प्लस का है, तो हमें क्या करना है? हमें ये करना है कि इस 5 के बाद अगली कौन सी संख्या होगी जिनका मैं गुणनखंड करूं तो उनका अंतर 1 होगा। बताओ 5 के बाद अगली संख्या कौन सी आएगी? 6 आएगी। इस 6 के जब मैं गुणनखंड करूंगा तो 2 गुना 3 होंगे कि नहीं होंगे? 2 तिया 6 होते हैं। अब इनका मैं अंतर चेक करता हूं तो अंतर 1 है कि नहीं है? बिल्कुल अंतर 1 है। जब दोनों को आपस में घटाऊंगा तो 1 आएगा। तो अब इस प्रश्न का जो जवाब हो जाएगा, क्योंकि जवाब ये होगा 2 और गुणा 3 हमारे अगली संख्या के फैक्टर हुए, गुणनखंड हुए, तो जवाब हो जाएगा, इसका जो आंसर होगा वह 2 व 3 के बीच होगा। लेकिन एक चीज का आपको ध्यान रखना है, आप चाहे तो यहाँ पर नोट करके लिख सकते हैं। नोट करके लिखना है कि अगर चिन्ह यहाँ पर हमारे पास प्लस है, जैसे कि यहाँ पर दिया है, यहाँ पर चिन्ह प्लस है, तो अगर प्लस चिन्ह है तो जो संख्या में दी है उसके ऊपर की आगे की संख्या में देखनी है। जैसे 5 के बाद 6 आता है, हमने 6 के गुणनखंड करके देखे। अगर बाई चांस 6 में भी हमारा अंतर 1 नहीं होता गुणनखंड में, तो फिर 7 के गुणनखंड करते, फिर 8 के करते, फिर 9 के करते। जहां भी हमें ऐसा गुणनखंड मिल जाता जिनका अंतर 1 होगा, तो हम कह देंगे कि उन्हीं दोनों के बीच में हमारा इसका आंसर होगा। जैसे कि हमें यहाँ पर 6 का गुणनखंड मिल गया 2 गुणा 3, तो हमने ये कह दिया कि हमारा जो आंसर होगा √5 प्लस √5 प्लस √5 प्लस √5 का, वो होगा 2 व 3 के बीच। अच्छा फ्रेंड्स, अगर हमारे पास ये प्लस चिन्ह की जगह माइनस चिन्ह होता तो फिर हम 5 से कम संख्या वाली देखते हैं। जैसे हमने यहाँ 5 से आगे की संख्या देखी, यहाँ 5 से कम देखते हैं। तो फ्रेंड्स हम बात कर रहे थे, अगर हमारे पास चिन्ह माइनस का होता तो क्या करते? तो हम 5 से छोटी संख्या देखते हैं। अगर चिन्ह प्लस का है तो 5 से बड़ी संख्या देखेंगे। तो मैंने आपके लिए भरपूर एग्जाम्पल लिए हैं, आप छोटी छोटी बातें नोट करते चलें। यहाँ पर अगर आपको नोट लिखना हो तो नोट ये लिख सकते हैं कि अगर ऐसी संख्या दी गई हो रूट में जिसका गुणनखंड का अंतर 1 ना हो, तो हम संख्या का चिन्ह देखते हैं। जैसे यहाँ पर चिन्ह प्लस का है, तो दी गई संख्या से आगे बढ़ते हैं। जैसे 5 के बाद आता है 6, इस 6 के गुणनखंड करेंगे। अगर इसके गुणनखंडों का अंतर 1 आया, तो हम कह देंगे कि जो संख्या है, जैसे इसका गुणनखंड हुआ 2 गुणा 3, तो 2 व 3 के बीच में हमारा इसका उत्तर होगा। विकल्प आपको ऐसे ही मिलेंगे, 2 व 3 के बीच, 3 व 4 के बीच, 5 व 6 के बीच। समझ रहे हो? चलिए, अगर नहीं समझे तो अगले प्रश्न में आपकी समझ बनेगी। देखो यहाँ पर जो मैं भी बात कर रहा था, यहाँ पर चिन्ह था प्लस का, इसलिए हमने 5 के बाद की संख्या देखी, 6 से शुरुआत करी। 6 में अगर हमारे गुणनखंड नहीं मिलते जिनका अंतर 1 होगा, तो फिर 7 देखते, 7 में भी नहीं मिलता तो 8 में देखते, 8 में नहीं मिलता 9 में देखते। जहां भी हमें मिल जाता हम वहीं पर कह देते कि इन दोनों संख्याओं के बीच में हमारा उत्तर होगा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। जैसे यहाँ पर चिन्ह प्लस था तो यहाँ पर चिन्ह माइनस है, सेम सवाल है। आपसे पूछा गया है कि √5 माइनस √5 माइनस √5 माइनस √5 माइनस √5 और ये अनंत तक है, इसका हमें मान बताना है। तो अगर हमारे पास ये 5 ऐसा होता है जिसके गुणनखंड ऐसे होते हैं जिनका अंतर 1 होगा, तो हम कह देते कि इनमें जो छोटी संख्या होगी वो हमारा उत्तर हो जाएगा। लेकिन हमारे पास ये है 1 गुणा 5, इसके अलावा इसका कोई गुणनखंड मैं नहीं कर सकता हूं। लेकिन मुझे ऐसा गुणनखंड चाहिए जिनका अंतर आपस में 1 हो। तो कोई बात नहीं,
अब हम देखेंगे चिन्ह कै का है, चिन्ह माइनस का है। तो अब 5 से छोटी संख्या कौन सी होगी? 5 से छोटी संख्या होगी 2। तो क्या इस 2 के गुणनखंडों का अंतर 1 है? 2 गुना 2 4 होता है, दोनों का अंतर 0 होगा। लेकिन होना कितना चाहिए? होना चाहिए 1। तो ये नहीं लेंगे। अब 4 से छोटी संख्या क्या है? 3। 3 के गुणनखंड होगा तो 1 गुना 3 होगा। भाई 1 गुना 3 ही हो सकता है, और तो कोई इसका फैक्टर नहीं होगा। तो इसका मैं अंतर करता हूँ 3 और 1 का, तो 2 आएगा। उसी उसी प्रकार 3 के बाद क्या आता है? मतलब 3 से पहले आता है 2। जब मैं 2 के गुणनखंड करूंगा तो 1 गुना 2। तो देखो दोनों का अंतर करूंगा तो 1 ही तो आएगा। भाई अंतर यहाँ पर 1 आया, अंतर यहाँ पर 2 आया, अंतर यहाँ पर 0 आया। मुझे अंतर चाहिए 1। जैसे 1 और 2 का मैंने अंतर करा तो 1 आया। तो बस मैं ये कह दूंगा कि ये जो 1 गुना 2 आया, इसका मतलब ये हुआ कि जो √5 माइनस √5 माइनस √5 है, उसका जो उत्तर होगा वो 1 व 2 के बीच होगा। बताइए फ्रेंड्स, ये बात किसको समझ में नहीं आई? मैंने बहुत फुर्सत के साथ ये सवाल आपको समझाया है। एक बार फिर से समझा देता हूं, अगर आपको नहीं समझ में आया। हमने अभी तक पहला जो सवाल किया था वो ऐसा किया था जिसके गुणनखंड हमने करे तो उनका अंतर आ गया 1। तो हमने कह दिया अगर हमारे पास प्लस का चिन्ह है तो उनमें जो बड़ी संख्या है वो हमारा उत्तर हो गया। अच्छा, अगर हमारे पास माइनस संख्या है, चिन्ह माइनस का है, तो जो छोटी संख्या है वो उत्तर हो गया। तो ये तो हमने करे शुरू में 2 सवाल इस टाइप के। लेकिन अब जो हमने ये 2 सवाल करे, 7वां और 8वां, इसमें जो हमारे जो संख्या दी है 5, जब हम इनके गुणनखंड करते हैं तो ऐसा गुणनखंड आया हमारे पास जिनका अंतर 1 नहीं है। अर्थात 5 का हमने गुणनखंड करा तो 1 गुणा 5 आया। इनका अंतर करोगे, 5 में से 1 घटाओगे तो 4 आएगा। अंतर आना चाहिए 1। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम ये करेंगे, अगर हमें प्लस का चिन्ह दिया है तो हमें संख्या 5 दी है, तो हमें 5 से आगे बढ़ना है 6। इस 6 में हम चेक करेंगे कि इसके गुणनखंडों का अंतर 1 है कि नहीं है। अगर इसके गुणनखंडों का अंतर 1 मिल गया तो हम कह देंगे कि हमारा जो उत्तर होगा वो, जैसे कि यहाँ पर 2 गुना 3 हुआ, तो 2 व 3 के बीच होगा। अगर इसमें भी नहीं मिलता तो फिर 7 का चेक करते, 7 में नहीं मिलता तो 8 का चेक करते। उसी तरह से तब तक चेक करते जब तक हमारा कोई ऐसी संख्या नहीं मिल जाती जिसके गुणनखंडों का अंतर 1 होगा। आई होप आप समझ गए होंगे। लेकिन अगर चिन्ह हमारे पास माइनस का हो, जैसे कि इस सवाल में है, तो हमें जो संख्या दी है 5, उस संख्या से फिर पहले चलना है, जैसे कि 4। इस 4 के हमने गुणनखंड करके देखे, जैसे कि 4 के गुणनखंड यही हो सकते हैं 2 गुना 2। अब इन संख्याओं का मैं अंतर करता हूं। अंतर का मतलब है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देना। तो यहां पर अंतर आया 0, आना चाहिए 1। तो इस 4 को छोड़ देंगे। अब 4 के बाद हम दूसरी संख्या लेंगे 3। 4 से छोटी संख्या क्या है? 3। इस 3 का मैं गुणनखंड करता हूं तो 1 गुणा 3 ही होगा। इनका अंतर करता हूं तो 3 में से 1 घटेगा, 2 बचेगा, जबकि आना चाहिए 1। अब 3 से छोटी संख्या 2 है। जैसे ही मैं 2 के गुणनखंड करता हूं, 1 गुणा 2 होता है, और जब मैं 2 में से 1 घटाऊंगा तो 1 ही तो आएगा, और यही अंतर तो मुझे चाहिए। तो बस जिसका अंतर 1 हुआ, मैंने तुरंत कह दिया कि हमारा जो आंसर होगा √5 माइनस √5 माइनस √5 का, वो 1 व 2 के बीच होगा। फ्रेंड्स, मुझे पूरा यकीन है कि आप बहुत आसानी से इस प्रश्न को समझ गए होंगे। चलिए मैं अगले प्रश्न पर चलता हूं। देखो, सेम सवाल मैंने आपको कंपैरिजन करके समझाने की कोशिश करी है। यहां पर मेरे पास चिन्ह प्लस है और इस वाले सवाल में, सवाल नंबर 10 में, चिन्ह माइनस है। आपसे दोनों सवालों में पूछा है कि √5, देखो यहां पर क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करते हैं। प्रश्न नंबर 9 में पूछा है कि √5 प्लस √5, 5 नहीं सॉरी 15, अर्थात 15, कि √15 प्लस √15 प्लस √15 प्लस, ये आपका गया अनंत तक। हमें इसका मान बताना है। उसी प्रकार ये इधर सवाल नंबर 10 में √15 माइनस √15 माइनस √15 माइनस √15, और ये भी हमारा गया अनंत तक। तो देखो हम क्या करेंगे, इस 15 के हम जब गुणनखंड करने की कोशिश करेंगे तो कितना हो सकता है बताओ? देखो 15 को जब हम काटेंगे, 2 से तो नहीं डिवाइड होगा ये, 3 से। 3 पंजे कितने होते हैं? 15, और 5 ही कम कितना होता है? 5। तो हमारे पास जो 15 के गुणनखंड आए वो कितने आए? वो आए 3 गुणा 5। अब 3 गुणा 5, ये तो बात सही है कि 15 के गुणनखंड है। तो हमारा जो पहली कंडीशन है वो तो ठीक हो गई कि हमने गुणनखंड कर लिए। अब दूसरी कंडीशन ये है कि जो हमारे गुणनखंड आए उनका जो अंतर है वो 1 होना चाहिए। तो बताओ यहाँ पर 5 और 3 का अंतर कितना आपको नजर आ रहा है? 2 नजर आ रहा है। तो इसलिए हम इसको नहीं ले सकते। अब इसको नहीं ले सकते तो फिर क्या लें? तो फिर हमें देखना है दोनों के बीच में चिन्ह, और चिन्ह मुझे नजर आ रहा है प्लस का। तो अब हमें यहाँ 15 से अगली संख्या कौन सी होती है? 16।
इस 16 के जब मैं गुणनखंड करूंगा तो 4 गुणा 4 होंगे, तो यहां पर अंतर 0 है, मुझे चाहिए 1, इसको नहीं लूंगा। 16 से अगली संख्या कौन सी है? 17। 17 के गुणनखंड मैं करूंगा तो 1 गुणा 17 ही होगा, इसका अंतर तो 16 ही आ गया। 17 के बाद कौन सी संख्या आएगी? 18। देखो 18 के जब मैं गुणनखंड करूंगा तो कितना हो सकता है? 3 गुणा 6 हो सकता है भाई, 3 छंग 18 होते हैं। इनका अंतर करूंगा तो 3 आएगा, आना चाहिए 1। उसी प्रकार जब 19 का गुणनखंड करूंगा तो 19 का गुणनखंड होगा 1 गुणा 19, अंतर आएगा 18, आना चाहिए 1। उसी प्रकार जब 20 का गुणनखंड करूंगा तो 20 का गुणनखंड होगा 4 गुणा 5, क्योंकि 4 पंजे 20 होता है। अब देखो जब मैं 4 और 5 का अंतर करके देखता हूं, 5 में से 1 गया, 4 गया तो 1 ही बचेगा। तो बस यही तो मुझे चाहिए, मुझे ऐसी संख्या चाहिए 15 के बाद जिसके गुणनखंडों का अंतर 1 हो। तो वो संख्या कौन सी मिली मुझे? वो संख्या मिली 20, और इस 20 के गुणनखंड होते हैं 4 गुणा 5। तो बस मैंने ये कह दिया कि ये जो हमारे पास √15 प्लस √15 प्लस √15 प्लस √15 अनंत तक है, इसका जो मान होगा वो 4 व 5 के बीच होगा। मुझे पूरा यकीन हो चुका है फ्रेंड्स, अब आप इन प्रश्नों को आराम से समझ गए होंगे। ये प्रश्न था जिसमें हमें प्लस का चिन्ह दिया है। अब इस प्रश्न में आते हैं, प्रश्न नंबर 10 में। इसमें हमें माइनस का चिन्ह दिया है। तो देखो इसमें कहा है √15 माइनस √15 माइनस √15 माइनस √15 माइनस √15 अनंत तक है, इसका मान बताओ। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इस 15 के हम गुणनखंड करेंगे। हमने गुणनखंड करे 3 गुणा 5, लेकिन जब मैंने इनका अंतर करा तो अंतर तो 2 आया, आना चाहिए था 1। तो अब हमें ऐसी संख्या चाहिए जिसके गुणनखंडों का अंतर 1 होगा, पर सवाल यह है कि वो संख्या कौन सी होगी? तो वो संख्या इस 15 से छोटी होगी, क्योंकि चिन्ह माइनस का है। यहां पर चिन्ह प्लस का था तो वो संख्या 15 से बड़ी होती। तो यहाँ 15 से पहले कौन सी संख्या आती है? हम शुरुआत करेंगे 14 से, क्योंकि 15 से पहले 14 आता है। इस 14 के हमने गुणनखंड जब करके देखे तो 2 गुणा 7 होते हैं, इनका अंतर आएगा 5। तो ये भी हमें नहीं चाहिए, हमें तो वो संख्या चाहिए जिसके गुणनखंडों का अंतर 1 होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। अब इस 14 से पहले तो कौन सी संख्या आएगी? 13। इस 13 के गुणनखंड करूंगा तो 1 गुणा 3 आएगा, यहाँ पे अंतर 12 आएगा, यहाँ पर भी 1 नहीं है, तो मुझे तो 1 चाहिए ना, जिस संख्या के गुणनखंडों का अंतर 1 होगा मुझे वो संख्या चाहिए। तो ऐसे ही कर करके मैं चेक करता चला जाऊंगा। उसके बाद में 13 के बाद कौन सी संख्या आएगी, मतलब पहले वो आएगी 12। तो 12 के जब मैं गुणनखंड करूंगा तो 3 गुणा 4 होगा भाई, 3 चौक 12 होते हैं। और जब मैं 4 और 3 का अंतर करता हूं तो कितना आता है? 1। तो मुझे यही तो चाहिए, मुझे वो संख्या चाहिए जिसके गुणनखंडों का अंतर 1 हो। तो वो संख्या मिली 12, और 12 के गुणनखंड होते हैं 3 गुणा 4। तो हमारा जो आंसर हुआ, आंसर वे हुआ कि हमारा जो उत्तर है वह 3 व 4 के बीच होगा। जब हम √15 माइनस √15 माइनस √15 का मान निकाल लेंगे तो वो 3 और 4 के बीच होगा, 3 पॉइंट कुछ होगा। ऐसे ही आपको विकल्प मिलेंगे। चलिए फ्रेंड्स, मैंने बहुत अच्छे से दोनों सवालों को कंपैरिजन करके आपके दिखाया, एक ही स्क्रीन पर रखकर, ताकि आप ये जो प्लस और माइनस वाला सिस्टम है आप इसको समझ पाए। और मुझे पूरा यकीन है कि अब आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो हमने रूट निकालना सीखा। अगर हमारे पास ऐसी संख्या है जिसके गुणनखंडों का अंतर 1 है तो आसान बात हमारे लिए, जो बड़ी संख्या है अगर चिन्ह प्लस का है तो आंसर, और अगर चिन्ह माइनस है तो छोटी संख्या आंसर हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसी संख्या दी जाए जिसके गुणनखंडों का अंतर 1 ना हो, तो फिर अगर उसका जो जो हमारा सवाल है अगर उसमें चिन्ह प्लस का है तो हम ये वाला मेथड लगाएंगे, जो संख्या दी है उससे बड़ी वाली संख्या से चेक करेंगे। और अगर इधर हमारे पास माइनस चिन्ह है तो जो संख्या दी है उससे छोटी वाली संख्या चेक करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। देखो ये सवाल आपको दिया है, प्रश्न नंबर आपको 11 कहा है, और सेम टू सेम यही सवाल दिया है। आपसे ये कहा है कि भाई √36 प्लस √36 प्लस √36 प्लस √36 डॉट 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 पता नहीं कहां तक, इसका हमें मान बताना है। और इधर भी यही सेम सवाल है, क्वेश्चन नंबर 12। इधर 36 रूट में है लेकिन चिन्ह माइनस का है, इधर चिन्ह प्लस का है, बस इतना ही अंतर है। तो फ्रेंड्स हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि हम 36 के करते हैं गुणनखंड, और गुणनखंड ऐसे करते हैं कि उनका अंतर 1 होना चाहिए। तो बताओ 36 के गुणनखंड कौन कौन से हो सकते हैं? देखो हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। 2 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो 18 बार जाएगा।
2 से डिवाइड करेंगे 9 बार जाएगा। अब इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार जाएगा, फिर से 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार जाएगा। तो हमारे पास जो टोटल गुणनखंड बने वो बने 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। लेकिन हमें सिर्फ 2 संख्याएं रखनी है। बताओ अभी किस किस के गुणा करके हम रख सकते हैं। देखो इन दोनों की गुणा कर दो 4, इन दोनों की गुणा कर दो तो 9। तो एक गुणनखंड तो हमारे पास हुआ 36 का 4 गुणा 9। इसके जो गुणनखंड है उसका अगर मैं अंतर करता हूं तो वो 1 नहीं आता, वो आता है 5। चलो कोई बात नहीं। अब मैं ये वाली संख्या ले लूं, दो आपस में मिला दूं, और ये लास्ट की दो आपस में मिला दूं, तो मेरे पास हो जाएगा 6 गुणा 6। 6 गुणा 6 ये भी 36 के गुणनखंड है, लेकिन इनके जो गुणनखंड है 36 के, ये 6 गुणा 6, इनका भी अंतर 1 नहीं है, इनका अंतर तो 0 आया। मुझे तो वो संख्या चाहिए जिनका अंतर 1 हो। तो अब हम क्या करेंगे अब हम 36, क्योंकि हमारे पास चिन्ह प्लस का है, अब हम 36 से ऊपर जाएंगे, 36 से अगली संख्या लेंगे और ऐसी संख्या ढूंढेंगे जिनके गुणनखंडों का अंतर 1 होगा। तो चलिए ढूंढते हैं। देखो 36 के बाद आती है 37। ये तो अभाज्य संख्या है, इसका हम गुणनखंड करेंगे तो 1 गुणा 37 ही होगा, इसको हम छोड़ देंगे यहीं पर। 37 के बाद आती है 38। 38 के गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणा 19 होगा, इसके गुणनखंडों का अंतर भी 1 नहीं आ रहा। 38 के बाद आता है 39। इसके गुणनखंड करेंगे तो 3 गुणा 13 आएगा, इसके गुणनखंडों का अंतर भी 1 नहीं आ रहा। अब 39 के बाद क्या आएगा, 39 के बाद आएगा 40। जब 40 के गुणनखंड करूंगा तो देखो एक तो बन जाएगा 4 गुणा 10, दूसरा बनेगा 5 गुणा 8, 5 अट्ठे 40 होता है। तीसरा बन जाएगा 10 गुणा 4, 10 चौक 40 होता है। और तीसरा बन जाएगा तुम्हारे पास 20 गुणा 2, भाई 20 दूनी 40 होता है। तो इनमें से किसी का भी गुणनखंडों का अंतर 1 नहीं है। बताओ किसी का आपको नजर आ रहा है तो इसको भी छोड़ देंगे। उसी प्रकार 40 के बाद आता है 41। इसका तो कोई मतलब नहीं है क्योंकि अभाज्य संख्या है। 41 के बाद आता है 42, और जब 42 के आप गुणनखंड करोगे तो 6 सत्ते कितना होता है, 42 होता है। तो बताओ ये जो 6 और 7 है इसका आपको अंतर कितना नजर आ रहा है, 1। तो बस हम कह देंगे जो हमारा ये सवाल है क्वेश्चन नंबर 11, इसका जो उत्तर होगा वह 6 व 7 के बीच होगा। 6 व 7 के बीच हमारा इसका उत्तर होगा। क्यों होगा ये मैंने आपको पूरी डिटेल में बताया अभी। तो बताओ फ्रेंड्स ये बात किसको नहीं समझ में आई। रूट 36 प्लस रूट 36 प्लस रूट 36 प्लस रूट 36, हमसे पूछा इसका मान बताओ, तो हमने इसका मान बता दिया 6 व 7 के बीच होगा। यही हमारा आंसर होगा। अब इस सवाल की बात करते हैं, सवाल नंबर 12 की। इसमें हमें क्या किया है, हमने मतलब हमको क्या दिया है, इसमें प्लस की जगह माइनस का चिन्ह दे दिया है। चलो कोई बात नहीं, तो हमने इसके फैक्टर करके देख लिए थे। हमारे पास ये आए थे 4 गुणा 9 और 6 गुणा 6। हमें ये समझ में आ गया था कि 36 के जो गुणनखंड है उनका अंतर 1 नहीं है। तो कोई बात नहीं है, हमें ऐसी संख्या चाहिए जिसके गुणनखंडों का अंतर 1 हो, और यहाँ पर चिन्ह माइनस है तो वो संख्या हमें 36 से छोटी लेनी है। तो शुरुआत हम करेंगे 35 से। तो जब हम 35 के गुणनखंड करेंगे कितना आएगा बताओ, 5 सत्ते 35 होता है, अर्थात 5 गुणा 7। तो 5 गुणा 7 का जब मैं अंतर करता हूं तो 2 आएगा, मुझे तो चाहिए 1, तो इसको छोड़ दूंगा। उसके बाद मैं 35 से छोटी कौन सी संख्या होगी, 34। इसके गुणनखंड करता हूं तो 2 गुणा 17 होगा, इसका भी अंतर 1 नहीं आ रहा। उसके बाद 33, 33 का जो गुणनखंड होगा वो 3 गुणा 11 होगा, इसका भी अंतर 1 नहीं है। उसके बाद 32, देखो 32 के कई सारे गुणनखंड हो सकते हैं, जैसे कि सबसे पहला तो 16 गुणा 2 या 2 गुणा 16। उसके बाद इस 32 का गुणनखंड हो सकता है तुम्हारे पास 4 गुणा 8, भाई 4 अट्ठे 32 होता है। उसके अलावा तो और कोई नजर नहीं आ रहा। 1 गुणा 32 है वो तो बहुत दूर हो जाएगा। उसी प्रकार 31, 31 का तो मुझे पता है भाज्य संख्या है, तो 1 गुणा 31 ही होगा। अब 31 के बाद क्या आता है 30, और 30 का जब मैं गुणनखंड करता हूं तो कितना आएगा, 5 गुणा 6, भाई 5 छंग होते हैं 30, और जब इनका मैं अंतर करूंगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो इसलिए हमारा जो सवाल का आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा कि ये जो हमें सवाल दिया है, रूट 36 माइनस रूट 36 माइनस रूट 36 माइनस रूट 36 अनंत तक, इसका जो उत्तर होगा वो ये होगा 5 व 6 के बीच। क्यों होगा यही बात अभी हमने समझी है यहां तक। ये मैं आपको समझा रहा हूं डिटेल में। जब आप इन प्रश्नों की प्रैक्टिस करोगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि 36 के पहले वो संख्या 30 होगी जिसके गुणनखंडों का अंतर 1 होता है।
और 36 के बाद वो संख्या 42 होगी जिनके गुणनखंडों का अंतर 1 होता है। आपको तुरंत समझ में आ जाएगा अगर आपको 20 तक पहाड़े वर्ग वर्गमूल याद है तो। भाई 6 सत्ते 42 होता है, 5 अंक 30 होता है। तो किसको नहीं पता ये बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो फ्रेंड्स, हमारा थोड़ा सा सवाल बदला है। और सवाल ये बदला है, अभी तक जो हम प्रश्न कर रहे थे उनमें बीच में प्लस का चिन्ह था या माइनस का चिन्ह था। लेकिन अब हमारे पास कोई चिन्ह नहीं है, ना तो प्लस का चिन्ह है और ना ही माइनस का चिन्ह है। तो इसको मैं कह सकता हूँ ये हमारे पास अगले टाइप का सवाल आ गया। आपका जो भी टाइप अपने हिसाब से बना लेना। चलो मैं इसको कह देता हूँ टाइप 3 या 4, जो भी आप कहना चाहो। कुल मिला के हमारे पास नया टाइप आया और वो ये आया कि हमें जो सवाल दिया है वो दिया है √7 √7 √7 √7 √7, रूट के अंदर रूट दिया है और कोई चिन्ह नहीं है, ना तो प्लस ना माइनस, और अनंत तक है। इसका ध्यान रखना, स्पेशल अनंत तक है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर बहुत आसान है, सबसे हल्का सवाल है, आंसर 7 है। क्यों है वो? इसलिए है, आप इसका नोट करके लिख सकते हैं कि अगर हमें कोई संख्या दी गई हो और बीच में कोई चिन्ह ना हो, ऐसी दी गई हो √7 जैसे दी है, √7 √7 √7 √7 और अनंत तक दी हो, इन दो चीजों का ध्यान रखना है। एक तो कोई चिन्ह ना हो, ना तो प्लस ना माइनस, और वो संख्या हमें दी हो अनंत तक। तो जो संख्या रूट के अंदर दी गई हो, जैसे यहाँ 7 दिया है तो उसका उत्तर उतना ही होता है, जैसे कि इस प्रश्न का उत्तर 7 हुआ। √7 √7 √7 डॉट 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 अनंत तक, उत्तर 7। अगर ये होता √6 √6 √6 √6 तो उत्तर 6। अगर ये √5 √5 √5 होता तो उत्तर 5 हो जाता। अर्थात जितनी हमें संख्या दी जाएगी यहाँ पर उसका उत्तर वही हो जाएगा। कंडीशन इतनी है कि यहाँ पर इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं होना चाहिए और ये संख्या हमारी अनंत तक होनी चाहिए। आप इसको नोट कर सकते हैं अपने हिसाब से। चलो स्टेप 1 में लिख सकते हैं कि संख्याओं के बीच में कोई चिन्ह नहीं होना चाहिए, कोई चिन्ह नहीं होना चाहिए। और दूसरी जो संख्या है वो कहाँ तक जानी चाहिए? अनंत तक जानी चाहिए। तो हम कह देंगे कि जो संख्या है वही हमारा उत्तर होगा, जैसे कि प्रश्न नंबर 13 में आपका उत्तर हो गया 7। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। देखो इसमें भी सेम सवाल, √40 √40 √40 √40 और ये गया हमारा डॉट 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 डॉट, पता नहीं कहाँ तक, इसको अनंत कह देते हैं हम। तो उत्तर कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। बताइए कितना टाइम लगा आपको? ये तो मैंने जो पीछे आपको सवाल समझाए हैं ये समझाने में टाइम लगा है, समझ रहे हो? जब आप अभी लास्ट में जाओगे, मैंने आपके लिए प्रैक्टिस के लिए कुछ प्रश्न रखे हैं, तो आप मुझसे भी पहले प्रश्नों का जवाब दे पाओगे। तो अभी हमने प्रश्न नंबर 13 में क्या सीखा? प्रश्न नंबर 13 में ये सीखा, जब हमें संख्याओं का रूट निकालना हो, वो भी रूट के अंदर रूट दिया हो, तो अगर यहाँ पर कोई चिन्ह ना हो इन संख्याओं के बीच में और वो संख्या हमारी अगर अनंत तक जाती है तो उस संख्या का अंतर उतना ही हो जाता है जितनी की वो संख्या है। जैसे कि यहाँ 40 दिया है तो इसका आंसर 40 ही होगा। बताइए फ्रेंड्स, ये बात किसको नहीं समझ में आई? मुझे पूरा यकीन है कि आप सभी को ये बात समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो सेम सवाल, √11 √11 √11 √11 अनंत तक गया, तो आंसर कितना हो जाएगा? 11। जो संख्या दी जाएगी रूट के अंदर वो उसका उतना ही आंसर होगा, अगर इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है और अगर ये संख्या हमारी अनंत तक जाती है। बस ये दो कंडीशन याद रखनी है। बताइए कितने आसान सवाल लग रहे हैं? पहले आप इन सवालों को देखते ही छोड़ देते होंगे, मुझे पूरा विश्वास है, लेकिन आज ये सवाल आप देखते ही उत्तर कर रहे हो। जज्बात बदल गए, वक्त बदल गए। वो एक कौन सा रील सी वायरल हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 हमारा नेक्स्ट टाइप। इसमें गौर करो, इसमें आपको क्या अंतर नजर आ रहा है? टाइप, चलो मैं इसको 6 बोल देता हूं। देखो अभी तक जो हमने ये पीछे वाला सवाल किया था ये अनंत तक गया था, लेकिन ये अनंत तक नहीं गया, यहीं पर रुक गया। √4 √4 √4 अर्थात 3 बार जाके रुक गया। अभी ये पिछला सवाल था, ये अनंत तक गया। जब अनंत तक जाएगा और बीच में कोई चिन्ह नहीं होगा तो जो संख्या होगी वही उत्तर होगा। लेकिन अगर बीच में कोई चिन्ह ना हो और वो रुक जाए बीच में, जैसे कि ये रुक गया, अनंत तक नहीं गया, ये अगर ये अनंत तक जाता तो हम कह देते उत्तर हमारा 4 हो जाता। लेकिन ये अनंत तक नहीं गया तो इसका उत्तर कितना होगा? देखो अगर मैं कहूं तो इसका उत्तर हो जाएगा 4 की पावर 7/8, क्योंकि मुझे ट्रिक पता है। और वो ट्रिक क्या है वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। देखो ट्रिक ये है, जो हमें रूट में संख्या दी है 4, उसको तुमने ये लिखा, अब हमें उसकी पावर लगानी है। सवाल ये है कि पावर क्या लगाई जाए? पावर ये लगाई जाए
कितनी बार ये दिया गया इसको गिन लो। देखो 3 बार दिया ना, √4 √4 √4, टोटल 3 बार दिया भाई। 1 2 और 3, तो टोटल 3 बार दिया। तो जो पावर लगाएंगे हम वो लगाएंगे पावर 2 की पावर 3 माइनस 1। ऊपर की पावर तो ये हो जाएगी 2 की पावर 3, क्योंकि जो 4 है रूट में वो 3 बार दिया है। ऊपर की पावर तो हो गई है 2 की पावर 3 माइनस 1, और नीचे की पावर हो गई 2 की पावर 3। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 4 है इसकी पावर देखो, 2 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ? 2 दूनी 4 दूनी 8, और 8 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा? 7। और बटे में जो नीचे है 2 की पावर 3, इसका मतलब हुआ 8। अर्थात जो हमारा उत्तर हुआ वो हुआ 2 4 की पावर 7 बटे 8। अगर इसको मैं फॉर्मूले में लिखूं तो फॉर्मूला ये हो जाएगा, जैसे इसको हम n मान लें, यहाँ पर n बराबर जैसे 3 है भाई, 4 टोटल कितनी बार लिखा गया? 3 बार लिखा गया। और इसको मैं 4 को x मान लूं, तो फॉर्मूला ये हो जाएगा x की पावर 2 की पावर n माइनस अपॉन n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n। ये n क्या है? n है कि कितनी बार ये हमारा रिपीट हुआ। जैसे यहाँ पर 3 बार हुआ तो ये हो गया n। और ये x क्या है? x ये जो संख्या दी है वो x हो गया। तो हमारे पास फॉर्मूला बन के रेडी है। जैसे इस सवाल में बात करें, x हमारा 4 है और इस 4 की पावर हमें लगानी है 2 की पावर n, अर्थात 3 बार रिपीट हुआ, और माइनस 1 और बटे 2 की पावर n। तो यहाँ पर 4 की पावर मतलब करेंगे हम 2 की पावर 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8, और 8 में से एक जाएगा 7 और बटे 8। आई होप आपको फ्रेंड समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो अगला प्रश्न जरूर समझ में आएगा। देखो अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17 हमसे पूछा है √3 √3 √3 √3 √3 कितनी बार? 5 बार। इसका उत्तर बताना है। अगर ये अनंत बार होता, डॉट 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 होता, तो हम कह देते 3 उत्तर है। लेकिन ये अनंत बार नहीं है, बस इस चीज का ध्यान रखना है। अगर ये अनंत बार नहीं है तो हम क्या करेंगे? ये जो 3 है इसकी पावर कुछ आंसर होगा, बस सवाल ये कि इसकी पावर कितनी होगी। तो देखो उसका कैसे पता करेंगे? कितनी बार रिपीट हुआ? 3 टोटल हमारा 5 बार रिपीट हुआ। एक बार ये, 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार। तो जो पावर होगी हमारी वो होगी 2 की पावर 5, उसमें माइनस 1 कर देंगे, और बटे 2 की पावर 5। तो बताओ जब हम 2 की पावर 5 करेंगे ऊपर तो क्या हो जाएगा? 3 तो हमारा ये है, तो 2 की पावर 5 का मतलब कितना होता है? 2 की पावर 5 का मतलब 32 होता है। 32 में से 1 घटाएंगे तो 31 होगा, और बटे 2 की पावर 5 का मतलब 32 होता है। अर्थात हमारा जो उत्तर हुआ वो हुआ 3 की पावर 31 बटे 32। भाई 2 की पावर तुम 5 करोगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 को तुम 5 बार लिखोगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। और इसमें से ऊपर मुझे 1 घटाना है, तो 32 में से 1 घटा 31, और बटे में तो उतना ही रखना है 2 की पावर 5। तो जो उत्तर हुआ हमारे पास वो हुआ 3 की पावर 31 बटे 32। बताइए फ्रेंड्स, किसको नहीं समझ में आया? चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। नहीं समझ में आया होगा तो, और अभी भी नहीं आएगा तो मैंने फिर आपके लिए बहुत आगे सवाल लगे हैं प्रैक्टिस के लिए, आप वहां पर समझ जाओगे। देखो प्रश्न नंबर 18 में आपसे कहा है कि √8 √8 √8 √8 √8 इसका मान बताना है कितना होगा। अगर ये इन्फिनिटी होता, अनंत तक होता, तो हम कह देते उत्तर हमारा 8 हो जाता। लेकिन ये अनंत तक नहीं है, तो फिर इसका उत्तर कितना होगा? इतनी तो बात पक्की है कि 8 की पावर कुछ होगी। वो 8 की पावर क्या होगी बस ये पता करना है। तो हम ये गिनेंगे, ये 8 कितनी बार आया? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। तो 8 की पावर मैं कह दूंगा 63 बटे 64। बस हो गया उत्तर। कैसे हुआ? देखो ये 8 की पावर, अब मैं समझाने के लिए आपको लिख रहा हूं, ये 8 की पावर तो मुझे लगानी है, लेकिन कितनी लगानी है? अभी हमने फॉर्मूला लिखा पीछे, फॉर्मूले को छोड़ो। यहाँ पे कितनी बार रिपीट हुआ? 6 बार रिपीट हुआ ना। तो यहाँ पर जो 8 की पावर अंश में लगेगी वो लगेगी 2 की पावर 6 माइनस 1, और बटे 2 की पावर 6। तो देखो जब 2 की पावर 6 को तुम लिखोगे तो क्या हो जाएगा? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 6 बार लिखोगे। तो करो गुणा, देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, और इस 64 में से एक भी तो घटाना है इधर ऊपर। तो 64 में से एक घटेगा तो 63, और नीचे 2 की पावर 6, अर्थात 64 ही होगा।
तो ऑप्शन हमारा आ गया 8 की पावर 63/64। इसकी भी अगर तुम्हें ट्रिक याद करनी है, एग्जामिनर अगर तुम्हें कंफ्यूज करना चाहेगा तो वो ऑप्शन कैसे देगा, देखो मैं इसके अगर ऑप्शन बनाने की बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए तो आपके पास ये हो गया सपोज। ऑप्शन नंबर बी एग्जामिनर बना देगा 8 की पावर 64/63। ऑप्शन नंबर सी एग्जामिनर बना देगा 8 की पावर कुछ भी कह देगा 62/64। और ऑप्शन नंबर डी आपको एग्जामिनर बना देगा कि 8 की पावर 64/61। तो हमें याद ये रखना है कि जो 8 की पावर होगी वो ऊपर अंश में हर से एक कम होगी, बस इतना ध्यान रखना है। देखो कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पर जैसे 63 64 है तो वो ऐसे भी दे सकता है इल्झाने के लिए, जिसने यही बात रट ली हो। तो अगर कोई मेरे जैसा एग्जाम में पेपर सेट करे तो मैं ये लिख दूंगा 8 की पावर 65/66। तुम कह दोगे सर ने बता दिया, बस यहाँ पर पावर एक कम है। भाई अंश में एक कम है हर से, तो बस ये उत्तर हो गया। लेकिन जो नीचे होगा हमारा वो 2 की पावर होगा, या तो 2 की पावर 2 होगा, 2 की पावर 3 होगा, या 4 होगा, 2 की पावर 5 होगा, या 2 की पावर 6 होगा, या 2 की पावर 7 होगा, या 2 की पावर 8 होगा। जो भी हमारा हर होगा वो 2 की पावर में होगा। तो चलिए आपको इतना लंबा चौड़ा सिस्टम याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो हमारा संख्या है उस संख्या को हमें एज इट इज रखना है, और उसके बाद हमें ये काउंट करना है कि जो रूट में हमारी संख्या वो कितनी बार आई है। जैसे इस प्रश्न में हमारी ये संख्या 6 बार आई है, तो इस 6 को हम अलग से काउंट कर लेंगे। हमें भाई 8 की पावर लगानी है, कितनी आएगी। तो 8 की पावर लगाने के लिए हमने ये गिन लिया कि हमारे पास जो 8 है टोटल इधर 6 बार आया है, तो ऊपर अंश में तो आ जाएगा 2 की पावर 6 माइनस 1, और बटे हर में आ जाएगा 2 की पावर 6। तो बताओ जब ऊपर में 2 की पावर 6 करूंगा, चलो नीचे कर लो, 2 की पावर 6 जब हमने करा तो 64 आया, और ऊपर 2 की पावर 6 में से एक घटाना है तो बस 63 ही तो आएगा। तो हमें जो 8 की पावर लगानी है वो ये लगानी है 63/64। बताओ फ्रेंड्स ये बात किसको नहीं समझ में आई। बहुत ही अच्छा सवाल है, और एग्जाम में लगभग पूछा ही जाता है। जिसको देखकर छोड़ने का मन होता था, आज उसको आप देखते ही करोगे आज के बाद। चलिए आगे चलते हैं, अगर अभी भी आपको नहीं समझ में बात आई तो अगले प्रश्न में आएगी। प्रश्न नंबर हमारे पास 19 और 20। देखो मैंने यहाँ पर आपको कंपैरिजन करके दिखाया है कि अगर हमारे पास कोई रूट में संख्या है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 19 में दी है, और वो अनंत तक जाती है, जैसे कि यहाँ पर गई √7 √7 √7 √7, और वो अनंत तक जाती है, तो हमने इसका उत्तर सीख रखा है, जो हमें अंदर दिया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, जो संख्या दी है वही हमारा उत्तर हो गया। लेकिन अगर जैसे सवाल नंबर 20 में ये संख्या हमारी √7 √7 √7 केवल 3 बार रिपीट हुआ, अनंत तक नहीं गई, तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा 7 की पावर हमें लगानी है। कितनी लगानी है वो पता कर लेते हैं। देखो 7 कितनी बार रिपीट हुआ, एक बार, दो बार, तीन बार। तो हमें जो पावर लगानी है वो ये लगानी है 2 की पावर 3 माइनस 1। ये तो हमें रखना अंश में, और हर में हमें रखना है 2 की पावर 3, क्योंकि 3 बार रिपीट हुआ है। तो बताओ 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है। तो नीचे तो हमारा 8 हो जाएगा, और ऊपर जब 2 की पावर 3 में से एक घटेगा, अर्थात 8 में से एक घटेगा, तो 7 ही तो बचेगा। तो हमें जो पावर लगानी है वो लगानी है 7 की पावर 7/8। बस ये हमारा उत्तर हो गया। ये दोनों को मैंने कंपैरिजन करके आपको दिखाया ताकि आप में कोई किसी तरह का कंफ्यूजन ना रहे। अगर हमारी रूट में संख्या है जो अनंत तक जाएगी तो उसका उत्तर वही हो जाएगा जो संख्या हमें रूट में दी है। जैसे कि यहाँ पर प्रश्न नंबर 19 में हमें 7 दिया है, √7 √7 √7 डॉट 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 अनंत तक। यहाँ पर मैंने अनंत नहीं लगाया, वो प्रश्न में लगा भी सकता है, नहीं भी लगाएगा, वो डॉट 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 करके दे देगा, तो इसका मतलब यही हुआ कि संख्या अनंत तक जा रही है। तो जो संख्या है वही उत्तर है। लेकिन जैसे प्रश्न नंबर 20 है, अगर ये संख्या हमारी अनंत तक नहीं गई तो हमें इसी संख्या की पावर लगानी है जो संख्या दी है। जैसे कि यहाँ पर 7 दिया है, तो 7 की पावर लगानी है। कितनी लगानी है, तो पहले हम ये गिनेंगे कि 7 कितनी बार रिपीट हुआ है, 1 2 3 बार रिपीट हुआ है। तो अंश में हम लगा देंगे 2 की पावर 3 माइनस 1, और हर में हम लगा देंगे 2 की पावर 3। जब इनको हम सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास आ गया 7/8, अर्थात जो हमारा उत्तर हो गया वो हो गया 7 की पावर 7/8। बताओ फ्रेंड्स ये बात किसको नहीं समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा हर टाइप के सवाल हो गए हैं। अब हमारी एक्सरसाइज शुरू होती है। देखो एक्सरसाइज का पहला सवाल अर्थात सवाल नंबर 21, हमने शुरुआत में सवाल करा था। हमें सवाल में दिया है
कि रूट के अंदर 42 प्लस रूट 42 प्लस रूट 42 प्लस रूट 42 डॉट 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 अनंत तक है, इसका हमें मान बताना है। तो याद करो, जब हमने आज की क्लास की शुरुआत करी थी, सबसे पहला प्रश्न यही था, हमें इनके फैक्टर करने थे। जैसे कि 6 सत्ते 42 होता है, मैं इसका आंसर बताऊं तो 7 है। कैसे है? देखो, जब हम 6 का जो 42 है इसके हम फैक्टर करेंगे अर्थात गुणनखंड करेंगे, तो 6 गुना 7 होगा कि नहीं होगा? भाई 6 सत्ते 42 होते हैं कि नहीं होते हैं? बिल्कुल होते हैं। और बस मुझे ये चेक करना है कि ये जो संख्याएं हैं इनका अंतर 1 है क्या? बिल्कुल 1 है। उसके बाद मैंने ये देखा कि यहाँ पर चिन्ह प्लस का है, तो इनमें जो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या कौन है? 7। तो 7 ही आंसर हुआ। अर्थात रूट 42 प्लस रूट 42 प्लस रूट 42 प्लस रूट 42 डॉट 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 जो भी है अनंत तक, उसका आंसर हो जाएगा 7। अब यही सेम सवाल मैंने यहाँ पर रिपीट करके आपको कंपैरिजन करके दिखाया है कि यहाँ पर चिन्ह प्लस है और इधर जो सवाल नंबर 22 है इसमें चिन्ह माइनस है। तो वही सेम हमारे पास क्या करना है, इनका फैक्टर करना है। 42 का फैक्टर हो गया हमारे पास 6 सत्ते 42 अर्थात 6 गुना 7 हो गया गुणनखंड। दोनों का अंतर 1 है, लेकिन यहाँ पर जो चिन्ह है वो माइनस का है, तो अगर चिन्ह माइनस हुआ तो दोनों में जो छोटी संख्या होगी वही हमारा उत्तर होगा। आंसर नंबर हमारे पास हो गया 6। बताइए गाइस, देखने में कितने बड़े सवाल थे और कितने आसान सवाल आपको लग रहे हैं? चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 23 मैंने आपको कंपैरिजन करके फिर से दिखाया। आपको ये याद रखना है कि रूट के अंदर है और सेम संख्या रिपीट हो रही है और बीच में प्लस का चिन्ह है, और इधर रूट के अंदर है सेम संख्या है लेकिन बीच में माइनस का चिन्ह है। तो जैसे प्रश्न नंबर 23 की हम बात करें तो बताओ, जो 56 है, 56 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा? 7 अट्ठे कितने होते हैं? 7 अट्ठे 56 होते हैं। 7 गुणा 8 हो जाएगा कि नहीं होगा? भाई 7 अट्ठे 56 होते हैं। तो बस हमें उसके बाद ये देखना है कि इनका अंतर 1 है, बिल्कुल 1 है। 8 में से 7 घटाएंगे तो 1 ही बचेगा। उसके बाद हमें देखना है यहाँ पर चिन्ह हमारा प्लस का है, तो जो संख्या हमारी बड़ी वाली है वही हमारा उत्तर है। तो हमारा जो आंसर हुआ वो कितना हुआ? 8 हुआ। यही सेम सवाल बिल्कुल प्रश्न नंबर 24 जो है सेम सवाल है, बस यहाँ पर चिन्ह माइनस का है। तो जब चिन्ह माइनस है तो क्या करेंगे? हमने इनके गुणनखंड करे, 7 गुणा 8 हो गया, और यहाँ पर क्योंकि चिन्ह माइनस है तो जो छोटी संख्या है वो हमारा उत्तर होगा। बताइएगा, इस 5 सेकंड से ज्यादा समय लगता है क्या इस सवाल को करने के लिए? और ये तो मैं आपको देख देख के लिख लिख के बता रहा हूँ, वरना मुझे तुरंत मन मन में हो जाएगा 7 अट्ठे 56 होते हैं। चिन्ह प्लस का है तो 8 आंसर है, चिन्ह माइनस का तो 7 आंसर है। बताओ, जिसको पहाड़े याद होंगे वो इस सवाल को आसानी से कर लेगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखो सेम सवाल, मैं अगर इसको मन मन में करूं तो यहाँ पर जो है 110 है और मुझे पता है 11 दाई 110 होते हैं। भाई 10 गुणा में 11 करूंगा तो बड़ी संख्या 11 है, चिन्ह प्लस का है तो आंसर 11। यहाँ पर चिन्ह माइनस का है, छोटी संख्या 10 है, आंसर 10। बताओ 5 सेकंड मैंने ज्यादा बोला कि नहीं बोला, आप खुद बताइए। हमने ये सीख रखा है कि अगर हमारे पास कोई संख्या अंडर रूट में है और बार बार वही संख्या रिपीट हो रही है और उनके बीच में अगर चिन्ह का प्लस है, मतलब प्लस का चिन्ह है, तो ये जो 110 है इसके हम गुणनखंड करेंगे, और वो गुणनखंड ऐसे करेंगे कि उनका जो अंतर है वो 1 होना चाहिए। तो इस 110 को मैंने लिख दिया 10 गुणा 11। बताओ किसी को कोई दिक्कत? अब इनका अंतर करो, 11 माइनस 10 करेंगे तो 1 ही आएगा। तो बस अब मुझे इनका चिन्ह देखना है, चिन्ह प्लस का है, तो इनमें जो बड़ी संख्या है वही उत्तर है। जैसे कि यहाँ पर बड़ी संख्या 11 है तो 11 उत्तर हो गया। उसी प्रकार यहाँ पर छोटी संख्या कौन सी है? माइनस है। भाई मैं इनका गुणनखंड करूंगा तो 10 गुणा 11 होगा। चूंकि चिन्ह यहाँ पर माइनस है तो इसलिए मुझे छोटी संख्या लेनी है। तो 10 गुणा 11 में छोटी संख्या कौन सी है? 10 है, तो आंसर 10 हो जाएगा। अब मुझे पूरा यकीन हो चुका है फ्रेंड्स कि आप इन प्रश्नों को आसानी से समझ रहे होंगे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 27। देखो मैंने ये चिन्ह बार बार न लिखने के बाद एक ही सवाल में कर दिया है, प्लस माइनस दोनों एक साथ ले दिए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखो सेम सवाल है, तो मैं एक बार इसको चिन्ह को मिटा देता हूं, क्योंकि मैंने ये क्या किया है, सवाल अपने हाथों से लिखे हैं और मैंने सोचा ये सवाल मुझे बार बार लिखने पड़ेंगे तो मुझे याद रहेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर प्लस माइनस लगा दिया है। दोनों का कॉन्सेप्ट मैं आपको यहीं पर समझा दूंगा, अगर चिन्ह प्लस का होगा तो कैसे करेंगे और अगर चिन्ह माइनस का होगा तो कैसे करेंगे। देखो हमारे पास सेम सवाल जो हमने पीछे करा है अभी, अगर हम इस सवाल की बात करें तो इस वाले जो 110 हमें संख्या दी है, इस 110 के फैक्टर हो गए पूरे पूरे 10 गुणा 11, जिनका अंतर 1 है। लेकिन ये जो हमें संख्या दी है 7, अगर हम इनका फैक्टर करेंगे तो इनका अंतर हमें 1 नहीं मिलेगा। फैक्टर मतलब गुणनखंड।
भाई पहले सवाल पढ़ो, √7 प्लस √7 प्लस √7 प्लस अनंत तक गया, डॉट 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 अनंत तक। हमें इसका मान बताना है। तो देखो 7 के जब मैं फैक्टर करता हूं तो क्या होगा, 1 × 7 ही तो होगा, और मुझे इसका अंतर 1 मिलना चाहिए, जो कि 1 नहीं मिला। तो अब यहाँ पर चिन्ह क्या है, प्लस का चिन्ह है। तो अब मैं 7 से बड़ी संख्या ढूंढूंगा जिनका गुणनखंड का अंतर 1 होगा। तो बताओ 7 से अगली संख्या कौन सी होगी, 8 होगी। 8 के मैं गुणनखंड करने की कोशिश करूंगा तो क्या आएगा, 8 के गुणनखंड जब मैं करूंगा तो 2 × 4 आएगा। तो इसमें भी दोनों का अंतर 1 नहीं है, इसको भी छोड़ देंगे। 8 से अगली संख्या 9 है, 9 का गुणनखंड करूंगा तो 3 × 3 आएगा, इसका भी गुणनखंड 1 है, मतलब 1 नहीं है। उसके बाद मैं अगली संख्या लूंगा 10, इसका मैं गुणनखंड करता हूं तो 2 × 5 होता है, इनका भी अंतर 1 नहीं है। 10 के बाद 11 है जो कि अभाज्य संख्या है, इसका गुणनखंड तो 1 × 11 ही होगा। उसके बाद अगली संख्या है 12, और इस 12 के जब मैं गुणनखंड करता हूं तो 3 × 4 होगा, और देखो जब मैं 3 × 4 का जो अंतर करता हूं तो 1 ही होगा। तो इसलिए मैं ये कह दूंगा कि हमारा जो उत्तर होगा इसका वो 3 व 4 के बीच होगा। 3 व 4 के बीच उत्तर होगा। बताओ ये बात किसको नहीं समझ में आई। अगर चिन्ह हमारे पास प्लस है, और अगर चिन्ह यहाँ पर इसी सवाल में माइनस होता, अगर चिन्ह क्या होता माइनस, तो हमें यहाँ पर 7 से छोटी संख्या लेनी होती। देखो मैं यहीं पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि 7 × 1 हमारे पास आया, अगर चिन्ह माइनस होता, ये जो चिन्ह यहाँ पर प्लस है इसकी जगह अगर माइनस होता तो फिर क्या करते, हम 7 से छोटी संख्या लेते। तो 7 से छोटी संख्या कौन सी है, 6। इस 6 के जब हम गुणनखंड करेंगे तो 2 × 3 होता है ना, 2 × 3 = 6 होता है। तो बताओ इन दोनों का अंतर 1 है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो बस हम कह देंगे, अगर संख्या यहाँ पर हमारे पास चिन्ह माइनस होता तो हम कह देते 2 व 3 के बीच, 2 व 3 के बीच। बताइए फ्रेंड्स ये बात किसको नहीं समझ में आई। अगर इसी सवाल में प्लस का चिन्ह है तो हमारा उत्तर हो गया 3 व 4 के बीच, हमारा इसका आंसर होगा, अर्थात 3 पॉइंट कुछ होगा, अर्थात 3 से बड़ा होगा और 4 से छोटा होगा। लेकिन अगर यहाँ प्लस की जगह माइनस चिन्ह होता, √7 माइनस √7 माइनस √7 माइनस √7, तो हम कह देते कि 2 व 3 के बीच, अर्थात 2 से संख्या बड़ी होगी और 3 से छोटी होगी, 2 पॉइंट कुछ होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मुझे पूरा विश्वास हो चुका है कि आपको अब ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखो सेम सवाल मैंने प्लस माइनस करके लिखे हैं, एक बार पहले प्लस लेते हैं उसके बाद हम माइनस लेंगे। तो पहले मैं ये प्लस वाला चिन्ह मिटा देता हूँ। कहाँ गया फ्रेंड्स, एक सेकेंड, इरेजर। तो अगर मैं प्लस माइनस वाला चिन्ह मिटा दिया मैंने एक बार यहाँ पर, तो हमारे पास सवाल हुआ √25, एक सेकेंड गाइस, सवाल हुआ √25 प्लस √25 प्लस √25 प्लस √25 डॉट 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 का मान बताओ कितना होगा। तो बताइए फ्रेंड्स, जब हम इस 25 के गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, 5 × 5 ही आएगा। और जब मैं 5 × 5 का अंतर करूंगा तो मुझे आना चाहिए या मुझे मिलना चाहिए 1, यहाँ पर तो मिल रहा है 0। तो अब मैं क्या करूं, अब मैं ये करूंगा, क्योंकि चिन्ह मैंने देखा प्लस का है, तो अब मैं 25 से ऊपर वाली संख्या देखूंगा। देखो बार बार हम कर चुके हैं, 25 से ऊपर आएगा 26, इसके गुणनखंड करोगे तो 13 × 2 हो जाएगा, उसके बाद 27, 3 × 9 हो जाएगा, उसके बाद 28, 2 × 14 होगा, उसके बाद 29, तो अभाज्य संख्या उसके बाद होगा 30। क्योंकि जब मैं 30 को लिखूंगा तो 30 के जो गुणनखंड होंगे वो होंगे 5 × 6। देखो दोनों का अंतर 1 है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो हमारा जो उत्तर होगा इसका सवाल का, सवाल नंबर 28 का, जो √25 प्लस √25 प्लस √25 प्लस √25 है, इसका उत्तर होगा 3 व 6 के बीच। बताइए फ्रेंड्स ये बात किसको नहीं समझ में आई। अगर चिन्ह प्लस है तो उत्तर होगा हमारे पास ये 3 व 6 के बीच, हमारा आंसर हो जाएगा। अगर इसी सवाल में चिन्ह माइनस हो, सेम सवाल है लेकिन प्लस की जगह चिन्ह माइनस का लग जाए, तो क्या करेंगे, तो ये करेंगे कि हम अब 25 से छोटी संख्या ढूंढेंगे जिनके गुणनखंडों का अंतर कितना होगा, 1 होगा। तो देखो 25 से छोटी कौन सी संख्या होती है, 24। 24 का हम गुणनखंड करेंगे, भाई आपको समझाने के लिए मुझे लिखना पड़ रहा है, वरना मुझे इसका उत्तर समझ में आ गया 20, और 20 के गुणनखंड करूंगा तो 4 × 5 = 20 होता है, 4 व 5 के बीच होगा। तो देखो 24 का क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब मैं 24 के गुणनखंड करूंगा तो 4 छंग होते हैं 24, इसका जब मैं अंतर करूंगा तो अंतर आ रहा है 2, मुझे चाहिए 1, इसलिए इसको छोड़ दूंगा। 23 तो अपने आप में अभाज्य संख्या है तो इसका कोई मतलब नहीं है। 22 का गुणन करेंगे तो
गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणा 11 होगा, तो इसका कोई मतलब नहीं है, अंतर 1 आना चाहिए। 22 के बाद 21, इसका जब तुम इसका गुणनखंड करोगे तो 3 सत्ते 21 होता है, तो इसका भी अंतर 1 नहीं आएगा। 21 के पहले कौन सी संख्या आती है? 20, और इसका जब तुम गुणनखंड करोगे तो 4 पंजे होता है 20, और देखो दोनों का अंतर 1 है कि नहीं है? अंतर 1 है, तो अगर यहाँ पर हमारे पास चिन्ह माइनस का होता तो हम कह देते कि हमारा इस सवाल का जो उत्तर होगा वो 4 व 5 के बीच होगा। 4 व 5 के बीच कुछ भी हो सकता है भाई, 4.1 हो सकता है, 4.2 हो सकता है, 4.3 हो सकता है, लेकिन 5 से छोटा होगा और 4 से बड़ा होगा। तो फ्रेंड्स, अब मुझे पूरा यकीन हो चुका है कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर आपके पास ये रहा। देखो, इसमें मैंने फिर से प्लस माइनस करके लिखा है। अब मैं इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, मैं सिर्फ आपको बता देता हूं कि कितना आंसर आएगा। बताओ, आपके पास 48 है। 48 के जब आप फैक्टर करोगे तो कितना आएगा? 48 के जब आप फैक्टर करोगे तो देखो, इसका फैक्टर अगर मैं करूं 48 का, तो 6 48 होता है कि नहीं होता है? एक तो आ जाएगा आपके पास 6 गुणा 8, ठीक है, ये तो आ गया पहला। दूसरा भी इसका कुछ हो सकता है क्या गुणनखंड? बिल्कुल हो सकते हैं। मैं 2 गुणा 24 भी तो कह सकता हूँ, ठीक है, कह दिया। तीसरे गुणनखंड क्या हो सकते हैं? तीसरे गुणनखंड में इसको ये भी तो कह सकता हूँ, 12 गुणा 4 या 4 गुणा 12, भाई 12 चौक 48 होते हैं। बस ये हमारे पास 3 टाइप के गुणनखंड बन के रेडी है, लेकिन किसी में भी मेरे पास जो अंतर है इनका वो 1 नहीं है। आप चेक कर लो। तो अब अगर अंतर 1 नहीं है तो अब क्या करा जाए? अब इस 48 से आगे बढ़ा जाए और वो संख्या ढूंढी जाए जिसके गुणनखंडों का अंतर कितना होगा? 1 होगा, और वो संख्या होगी 56, क्योंकि 7 अट्ठे होता है 56। आपके दिमाग में खुद आ जाएगी। जब आप इसके गुणनखंड करोगे तो कितना हो जाएगा? 7 गुणा 8, अर्थात 7 अट्ठे कितने होते हैं? 56 होते हैं, और इनका अंतर 1 आया। तो बस हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 7 व 8 के बीच। 7 व 8 के बीच हमारा इसका उत्तर होगा। ऑप्शन आपको ऐसे दिए जाएंगे, 5 व 6 के बीच, 7 व 8 के बीच, 9 व 10 के बीच, इस टाइप के आपको विकल्प दिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, चूंकि हमारे पास चिन्ह प्लस था तो हमारे पास इसका उत्तर हो गया 7 व 8 के बीच। अगर चिन्ह माइनस होता, तो चिन्ह माइनस होता तो बताओ 48 से पहले ऐसी कौन सी संख्या होगी जिसके गुणनखंडों का अंतर 1 होगा? तो 6 सत्ते 42 होता है, वो संख्या 42 होगी, और इसका जब 42 के गुणन करेंगे तो 6 गुणा 7 होगा। अर्थात अगर यहाँ पर चिन्ह माइनस होता तो उसका उत्तर हो जाता 6 व 7 के बीच। 6 व 7 के बीच। बताओ फ्रेंड्स, ये बात किसको नहीं समझ में आई? मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये बात अच्छे से समझ में आई होगी। इसी सवाल को मैंने दोनों चिन्हों के साथ समझाने की कोशिश करी है। अगर हमारे पास प्लस का चिन्ह होगा तो उत्तर हमारे पास ये होगा 7 व 8 के बीच, और अगर इसमें हम प्लस की जगह माइनस का चिन्ह लगा दें तो हमारे पास उत्तर होगा ये 7 व 6 व 7 के बीच। तो चलिए फ्रेंड्स, अगले प्रश्न पर चलते हैं। जैसे कि प्रश्न नंबर ये रहा, आपको इन्फिनिटी तक दिया है, और मैंने ये कहा था कि इसका आंसर आप देखते ही लगा देना, क्योंकि यहाँ पर ना तो प्लस का चिन्ह है ना ही माइनस का चिन्ह है, और ये अनंत तक जा रहा है। √13 माइनस √13, सॉरी माइनस नहीं है, कोई चिन्ह ही नहीं है भाई। √13 √13 √13 और अनंत तक जा रहा है। तो जब √13 √13 आपको अनंत तक मिले तो कितना उत्तर हो जाएगा उसका? उसका उत्तर वही हो जाएगा जो वो संख्या है, अर्थात खुद इसका 13 है आंसर। सबसे आसान सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, ये भी अनंत तक जाता है, √15 √15 √15 डॉट 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 अनंत तक। तो बताओ, अब तो आप इसको तुरंत कर रहे होंगे, मेरे बताने से पहले ही लिख रहे होंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। देखो, ये सवाल थोड़ा सा आपको गौर करने लायक है, क्योंकि यहाँ पर अनंत तक नहीं है। तो यहाँ पर हमें इतना समझ में आ गया, अंदर है 6, भाई √6 √6 √6, इसका हमें मान बताना है। तो हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि हमें 6 की पावर लगानी है। कितनी लगानी है, बस ये पता करना है। तो देखो, 2 की पावर हम करेंगे कितना है, कितनी बार रिपीट हुआ है? 3 बार, 1 2 3। तो 2 की पावर 3 माइनस 1, ये तो हो गया हमारा अंश, और हर में क्या हो जाएगा? हर में 2 की पावर 3 ही हो जाएगा। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ऊपर हो जाएगा 7 और नीचे हो जाएगा 8, अर्थात ये वाली पावर मुझे लगानी है 6 के ऊपर। तो 6 की पावर हो गया 7/8। ये हमारा इस प्रश्न का हो गया उत्तर। बताइए, ये बात किसको नहीं समझ में आई? अगले प्रश्न पर चलते हैं गाइस। प्रश्न नंबर 33 आपके सामने सेम टू सेम
देखो अगर ये अनंत तक होता यही सवाल तो उत्तर हमारा हो जाता 9, लेकिन ये अनंत तक नहीं है। तो बस हमें ये चेक करना है कि कितनी बार रिपीट हुआ है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार। तो हमारा जो उत्तर होगा वो ये होगा कि ये जो 9 है, इस 9 की हमें पावर लगानी है, अर्थात घात लगानी है। तो कितनी घात लगानी है, बस यही पता करना है। तो कैसे पता करेंगे? 2 की पावर कितनी करेंगे? 5, क्योंकि 5 बार रिपीट हुआ है, और इसमें से 1 घटाएंगे और बटे 2 की पावर 5। तो बताओ 2 की पावर 5 का मतलब कितना होता है? 2 की पावर 5 का मतलब होता है 32, और उस 32 में से हम 1 घटाएंगे तो 31 ही आएगा, और बटे 2 की पावर 5 का मतलब होता है 32। भाई आप 5 बार 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 लिखोगे तो 32 आएगा, और 32 में से 1 घटाओगे तो 31 आएगा, और नीचे तो 2 की पावर 5 है ही है। अर्थात हमें जो पावर लगानी है 2 की, वो कितनी लगानी है? वो लगानी है 9 की पावर 31 बटे 32। बताओ फ्रेंड्स, ये सवाल किसको नहीं समझ में आया? चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। बहुत ही आसान सा प्रश्न ये रहा आपके सामने। आपसे पूछा है √13 √13 √13 √13 √13 √13 का मान बताओ कितना होगा। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, अगर ये हमारा अनंत तक होता तो हम कह देते इसका उत्तर 13 होगा, लेकिन ये अनंत तक नहीं है तो हमने ये कह दिया कि इसका उत्तर होगा 13 की घात कुछ। वो घात कुछ क्या होगी, बस ये पता करना है। तो कैसे पता करेंगे? हम फटाफट ये काउंट करेंगे कि जो 13 है वो कितनी बार रिपीट हुआ है। तो गिनो, 1 बार ये हुआ, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार और 6 बार। 6 बार रिपीट हुआ है। तो इस 13 की पावर हम क्या लगाएंगे? 2 की पावर 6 माइनस 1 बटे 2 की पावर 6। तो बताओ 2 की पावर 6 कितनी होती है? 2 की पावर 6 होती है 64, और उसमें से 1 घटेगा, और बटे 2 की पावर 64 होती है। तो 2 की पावर 64 माइनस 1, अर्थात 2 की पावर जब हमने 6 करा तो आया 64, और 64 में से 1 घटाया तो कितना आया? 63, और बटे तो 64 ही है। तो हमें ये पावर लगानी है 13। ये मैं आपको पावर समझा रहा हूँ कि कैसे निकालते हैं, वरना मैं एक ही बार में यहाँ पर लिख सकता था। बस आपको समझाने के लिए मैं टाइम ले रहा हूँ, वरना मुझे तो तुरंत समझ में आ गया 2 की पावर 6 अगर मैं करूंगा 64 होगा, तो नीचे 64 ऊपर 63, क्योंकि ये कम करके लिखना है। तो फाइनल आंसर आ गया 13 की पावर 63 बटे 64। बताओ फ्रेंड्स, ये बात किसको नहीं समझ में आई? गाइज ये सवाल हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हैं, क्योंकि लगभग आप कोई सा भी पेपर देखो, ये डरावने से सवाल आपको लगते हैं। ये बीजगणित में भी आते हैं और ये हमारे नंबर सिस्टम में भी आते हैं। तो मैंने सोचा कि आज हमारे जो ये 1 या 2 प्रश्न लगभग आते ही हैं हर पेपर में, तो क्यों ना आज इनकी ट्रिक के साथ हम इनको सीखें। और मैंने आपको इतनी शानदार आज ट्रिक बताई है, आप खुद समझ जाओगे कि आप खुद 5 सेकंड के अंदर इन प्रश्नों का जवाब दे रहे होंगे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, और अगला प्रश्न आपके लिए होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 35 और क्वेश्चन नंबर 36। आपको बताना है इनका जवाब क्या होगा। देखो यहाँ पर 17 है, 3 बार रिपीट हुआ है, तो बस आपको ये पता करके बताना है कि 17 की घात कितनी होगी। और यहाँ पर तो इन्फिनिटी तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है, अंडर रूट 12 रूट 12 रूट 12 अनंत तक गया है। तो यहाँ पर तुम्हें बताना है इसका उत्तर कितना होगा। आपके लिए 2 सवाल हैं। क्वेश्चन नंबर 35, इसका आपको जवाब देना है कि आपका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी आपके सामने है, और एक आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 36, इसके विकल्प आपके सामने है ए बी सी डी। आप अपना आंसर जो है वो कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसी प्रश्न के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूँ, और जाने से पहले हर रोज की तरह आज फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, और वो रिक्वेस्ट ये कि आप प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, तो अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी कराएं। उस सब्सक्राइब कराने के लिए आप इसको शेयर करें। तो फ्रेंड्स, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूँ। फिर मिलते हैं नई क्लास में, नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए ट्रिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।